देंगे। इस पत्रकार वार्ता में मंच पे उपस्थित हैं बहुत ही सम्मानित बद्रीनाथ विधायक बड़े भाई लखपत सिंह बुटोला जी, हमारी प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बड़ी बहन ज्योति रौतेला जी, जो अभी सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं हमारा प्रदेश का अभिनव थापर जी, प्रदेश प्रवक्ता बड़ी बहन मंजू त्रिपाठी जी। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगी कि वो मीडिया बंधुओं को संबोधित करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष। धन्यवाद प्रतिमा जी। इस पत्रकार वार्ता में जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में आयोजित की गई है, आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथ में मंचासीन बद्रीनाथ जी से विधायक श्री लखपत बुटोला जी, प्रतिमा जी, अभिनव थापर जी, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ज्योति जी और मंजू त्रिपाठी जी जो कि प्रवक्ता हैं, और उपस्थित सभी साथियों, बहुत ही दुख के साथ एक बात कहनी पड़ रही है कि प्रदेश की विपरीत परिस्थितियों के संबंध में मैंने 2 बार महामहिम श्री राज्यपाल जी से मिलने का समय मांगा, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया। मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी से जिस मकसद से मिलना चाह रहा हूं, वो मकसद ये है कि प्रदेश में जिस प्रकार से राजनीतिक स्वार्थों के लिए, अपने राजनीतिक हितों के लिए प्रदेश के सरकार में बैठे हुए लोग जिन जिन कारनामों के साथ जो कारनामे उनके सामने आ रहे हैं, मैं उसकी शिकायत कर सकूं। लोकतंत्र में हर जगह पर हर पद के साथ चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था है कि आप किसी पद के बारे में कुछ शिकायत रखते हैं, उस पद के साथ उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि न्याय नहीं करता है तो उसके बारे में शिकायत कर सकते हैं। मैंने सोचा कि प्रदेश में ऐसे ज्वलंत मुद्दे खड़े हो रहे हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले राजपुर रोड पर एक होटल में आपस में पुलिस ही आईजी, एसएसपी और एसपी, ये तीनों का आमना सामना हो गया। एक जांच करने गया तो वहाँ दूसरे पहले से ही बैठे हैं, फिर तीसरे वहाँ पहुँच गए। ये प्रकरण एक अखबार में छपा और हमने उस अखबार की खबर का संज्ञान लेते हुए हमने और तमाम पत्रकार साथियों ने अपने अपने तरीके से इस पर प्रश्न खड़े किए कि शिकायत किससे की जाए। और मैंने सोचा कि मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी के पास जाऊं, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग तो इन लोगों का उपयोग कर रहे हैं अपने हित में, इसलिए मैं सरकार की बात को, सरकार की शिकायत को महामहिम श्री राज्यपाल जी के पास कहूं, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक अकेला प्रकरण नहीं है, ये ऐसे अनेक प्रकरण हैं जिनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन इस प्रदेश में आखिर जांच कौन करे? सरकार अपने हित में, अपने हित का अर्थ है कि इस प्रदेश की जनता के हित में नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग अपने निजी हित में पूरे सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं आज की पत्रकार वार्ता के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आप सबके सामने रखना चाहता हूं, जिसको कि मैं आज महामहिम श्री राज्यपाल जी के पास ले जाने वाला था, पर आज भी मुझे समय नहीं मिला। ये दूसरा बिंदु है। साथियों, मुझे किसी के द्वारा एक पत्र आया। मैंने संबंधित व्यक्ति से पूछा कि ये पत्र तुमको कहाँ से मिला, तो ये पता चला कि सोशल मीडिया में घूम रहा है। और उस पत्र में बहुत ही असहज स्थिति पैदा करने वाली बातें लिखी हैं। उस पत्र को मैं अभी आपसे शेयर करूंगा, सबको वो पत्र की कॉपी बांटूंगा। ये पत्र है और इस पत्र में अरविंद पांडे विधायक 65 गदरपुर विधानसभा उत्तराखंड का ये पत्र है।
और इस पत्र में अरविंद पांडे, ये दो पत्र हैं। इन 2 पत्रों में जो बातें लिखी हुई हैं, मैं सरकार से ये चाहता हूं कि सरकार ये बताए कि इस पत्र की सत्यता क्या है। क्या ये पत्र सत्य है? सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। पर मैंने पहले कहा कि सरकार जांच उन चीज़ों की करती है जो अपने लिए सहज समझती है। क्योंकि इस पत्र का तात्पर्य और इस पत्र का सीधा सीधा संबंध, जब विधायक सुरक्षित नहीं है तो इस प्रदेश की जनता क्या सुरक्षित होगी, इस बात से है। इसलिए इसकी तटस्थ जांच होनी जरूरी है। और अगर ये पत्र सही है तो मुख्यमंत्री जी को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं सबसे पहले पत्र आपको सुनाता हूं। पत्र क्या है? सेवा में, और सेवा में के बाद जिनको पत्र लिखा गया है वहां पर पूरा काला पोत दिया गया है। तो ये कोशिश की गई है कि किसको ये पत्र गया है ये पता न चले। लेकिन शब्दावली से जो नीचे अपील है, वो अपील से निश्चित रूप में ये एहसास होता है, ये जानकारी होती है कि पत्र किसको गया है। और पत्र उस व्यक्ति को गया है कि जो कि बीजेपी का भी सर्वे सर्वा है और राष्ट्र का भी सर्वे सर्वा फिलहाल है, ऐसे व्यक्ति को ये पत्र गया है। भाषा ये बताती है। नीचे सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति का स्टैंप भी लगा है, सिग्नेचर भी है, अरविंद पांडे विधायक 65 गदरपुर विधानसभा। अब मैं पत्र को पढ़कर सुना देता हूं आपको। पत्र में लिखा है, सेवा में फला फला, मतलब उसको तो काला कर दिया गया है। लिखा है, महोदय, राष्ट्र निर्माण और जन जन के उन्नयन के लिए आपका समय कीमती है और तुलनात्मक हमारे विषय बहुत छोटे हैं। आपको अपने विषय बताकर कष्ट देने का उद्देश्य नहीं है, परंतु विगत 4 साल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किए जा रहे लगातार षड्यंत्रों और उपेक्षा से व्यथित हूं, इसलिए आपको अपनी पीड़ा बता रहा हूं। इसका जो पहला सेंटेंस है, वाक्य है कि राष्ट्र निर्माण और जन जन के उन्नयन के लिए आपका समय कीमती है, तो आप समझ सकते हैं कि पत्र किसको लिखा गया है। आगे लिखते हैं, महोदय, कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किए गए मेरे उत्पीड़न को पूर्व में 12 जनवरी 2026 भी आपको ईमेल के माध्यम से पहले ही अवगत करा दिया है कि एसएसपी के माध्यम से 8 जनवरी 2025 को मेरे पुत्र को धमकाया गया तथा राजनीतिक और सामाजिक जीवन समाप्त करने की धमकी के साथ मुख्यमंत्री जी से जबरन हाथ मिलाने के लिए विवश किया गया। यह आरोप यदि सत्य है तो ये आरोप हमारे उन आरोपों की पुष्टि करता है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक हितों की साधना के लिए यहाँ के बड़े अधिकारियों का उपयोग कर रहे हैं। और अफसोसजनक बात यह है कि इस प्रदेश के बड़े अधिकारी उनके इस काम में बखूबी उपयोग होना है। मैंने तो नाम लेकर, पुलिस के कुछ लोगों के नाम लेकर मैंने कहा कि पुलिस के ये अधिकारी मुख्यमंत्री के राजनीतिक कामों में उपयोग हो रहे हैं। इस बात ये जो इनका पत्र है, इस बात से ये प्रमाणित होता है कि बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी किस प्रकार से मुख्यमंत्री के हितों की रक्षा करने के लिए उनके राजनीतिक कामों में उपयोग हो रहे हैं। आगे लिखते हैं ये, इसके पश्चात मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने पद के प्रभाव व शक्ति का दुरुपयोग करके मेरे और मेरे परिवार के विरुद्ध राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक शोषण तथा सुनियोजित षड्यंत्र निरंतर किए जा रहे हैं। मैं अत्यंत व्यथित हृदय से आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अब आप ये समझिए कि इस पंक्ति की भाषा कि इसके पश्चात मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने पद के प्रभाव और शक्ति का दुरुपयोग करके मेरे और मेरे परिवार के विरुद्ध राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण, ये एक वर्तमान विधायक सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री जी पर ये आरोप लगाते हैं। मैंने जो स्टार्ट में कहा कि यदि इस पत्र की वैधता और सत्यता प्रमाणित होती है तो मुख्यमंत्री जी के पास इन्हीं कारणों से जो एक कारण है कि ये आरोप लगा दिया सत्ता पक्ष के विधायक ने, उन पर इतने बड़े आरोप लगा दिए, उनको पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आगे ये लिखते हैं, नंबर दिया इन्होंने 1, 2, 3, 4 नंबर पहले में लिखते हैं,
दिनांक 13 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के इशारे पर बाजपुर थाने में मेरे विरुद्ध पूर्णतः एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया। नंबर 2, दिनांक 20 फरवरी 2026 को मुझ पर दबाव बनाने के लिए द्वेष की पराकाष्ठा पार करते हुए मेरे परिवार के सदस्यों पर भी जमीन कब्जाने धारा 420 का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया। मेरे जीजाजी आयु 68 वर्ष जो कि चलने फिरने में असमर्थ हैं। मेरी बहन जो कैंसर 4th स्टेज जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रही हैं। मेरे बड़े भाई और चाचा के पुत्रों को भी इसमें घसीटा गया। नंबर 3, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा सत्ता, संसाधनों, प्रभाव और कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का घोर दुरुपयोग कर स्थानीय प्रतिष्ठित व्यापारियों जैसे लाइसेंसी बंदूक विक्रेता, स्टोन क्रशर स्वामी आदि पर निरंतर दबाव बनाया गया और बनाया जा रहा है, जिससे वे मेरे विरुद्ध फर्जी मामले दर्ज कराएं या समाज में मेरे विरुद्ध दुष्प्रचार करें। यह आरोप मुख्यमंत्री पर जो हम कह रहे थे हूबहू उससे भी बढ़कर ये आरोप सत्ता पक्ष के विधायक द्वारा मुख्यमंत्री जी पर लगाए जाने का ये पत्र सब जगह घूम रहा है। हम चाहते हैं कि इसकी सत्यता प्रतीत हो कि इसमें क्या सच्चाई है। आगे ये लिखते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा सरकार के माध्यम से कतिपय मीडिया कर्मियों एवं संस्थानों को विज्ञापन के धन का प्रलोभन देकर मेरे विरुद्ध भ्रामक खबरें जैसे पार्टी से निष्कासन या दल बदल की खबरें चलवाई गई और मेरा निरंतर चरित्र हनन किया जा रहा है। विज्ञापन पर बेहिसाब अनावश्यक खर्च पर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता द्वारा उत्तराखंड सरकार पर बीते दिनों प्रश्न चिन्ह भी लगा है। महोदय, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी राजनीतिक गुटबाजी और सामाजिक एवं आर्थिक षड्यंत्र के तहत कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न स्तर पर मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही मेरी राजनीतिक एवं सामाजिक छवि को खत्म करने का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में 12 जनवरी 2026 को ईमेल के माध्यम से आपको विस्तृत विवरण भेजकर अवगत कराया था। मेरे विरुद्ध इस तरह की सुनियोजित षड्यंत्रकारी गतिविधियां रुकी नहीं है। महोदय, आप मेरे अभिभावक हैं। अब आप समझ सकते हैं किसको लिखा गया ये पत्र। महोदय, आप मेरे अभिभावक हैं। आपसे अपने संरक्षण की दिशा में कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी अपने संरक्षित मीडिया कर्मी पाले जा रहे हैं। निजी संबंधों में लोगों द्वारा षड्यंत्रों के तहत मुझे और मेरे परिवार को भूमाफिया अपराधी बनाया जा रहा है। हम पर फर्जी मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि उक्त सभी विषयों का संज्ञान लेते हुए आप अपने स्तर से कृपया जांच करवाइए। यदि जांच में मैं और मेरा परिवार किसी भी तरह से दोषी पाया जाता है तो सजा स्वीकार करने के लिए तैयार है, और यदि मैं दोषी नहीं पाया गया तो मेरी राजनीतिक हत्या नहीं होनी चाहिए। मैं संघ का प्रचारक रहा हूं, मेरी छवि खराब क्यों हो। उक्त विषय में आपके द्वारा जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत होऊंगा। ऐसी परिस्थितियों में मेरी और मेरे परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा तथा जान की सुरक्षा हेतु मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। ये पत्र एक ये पत्र है और एक और पत्र है। इन दोनों पत्रों में दिनांक नहीं है, पर चूंकि एक पहले के दिनांक का हवाला दिया गया है जो कि 12 जनवरी 2026 की लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि ये 12 जनवरी 2026 के ही बाद का पत्र है। ये हो सकता है दिनांक यहाँ रहा हो तो जिसको काला कर दिया गया है। अब आगे एक पत्र और है जिसमें ये लिखते हैं, पहले की पंक्ति वही है, महोदय सेवा में महोदय फला फला, राष्ट्र निर्माण और जन जन के उन्नयन के लिए आपका समय कीमती है और तुलनात्मक हमारे विषय बहुत छोटे हैं। आपको अपने विषय बताकर कष्ट देने का उद्देश्य नहीं है, परंतु विगत 4 साल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किए जा रहे लगातार षड्यंत्रों और उपेक्षा से व्यथित हूँ, इसलिए आपको अपनी पीड़ा बता रहा हूँ। जरा पीछे उनको बोलना है, जरा आवाज मत करना, बोलो जरा पीछे जो साथी बैठे हैं कृपया शांत रहें। आगे लिखते हैं, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इस देश के प्रमुख उद्योगपति पॉन्टी चड्डा और उनके छोटे भाई हरदीप चड्डा हत्या के लिए 8 साल जेल काट चुका सुखदेव सिंह नामधारी से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के गहरे संबंध हैं। जबकि यह हत्याकांड का मामला अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में के अधीन है। विगत 8 अप्रैल
2026, मतलब ये पत्र उसके बाद का है, विगत लिखा गया इस डेट को, इसलिए पत्र उसके बाद का है। विगत 8 अप्रैल 2026 को ऐसे कुख्यात अपराधी सुखदेव सिंह नामधारी और पूर्व पालिका अध्यक्ष सुरेश कंबोज से मेरे विरुद्ध सुनियोजित षड्यंत्र के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई तथा मेरे भाजपा से निष्कासन की घोषणा कर अन्य निराधार आरोप लगाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तत्काल 3 दिन बाद इस कुख्यात अपराधी का राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा इसके बेटे को उत्तराखंड सरकार में दायित्वधारी राज्य मंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ऐसे व्यक्ति के साथ गठजोड़ मुझे ऐसा एहसास कराता है कि राजनीतिक लाभ के लिए अवसरवादी पुष्कर सिंह धामी जी कभी भी मेरी या मेरे परिवार और परिवारजनों की हत्या करवा सकते हैं। आप ये समझिए कि कितने गंभीर आरोप मुख्यमंत्री पर लगे हैं। जिन स्वार्थी लोगों का पार्टी विचारधारा और संगठन से कोई संबंध नहीं है, उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अपनी निजी टीम बनाकर मेरे विरुद्ध लगातार बयान दिलवाए जा रहे हैं। महोदय, मैं ऐसी परिस्थिति में मानसिक रूप से पीड़ित हूं। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। किसी न किसी माध्यम से कृपया मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। साथियों, उत्तराखंड के इतिहास में इस प्रकार के गंभीर आरोप शायद ही किसी मुख्यमंत्री पर लगे हों। मैं ये चाहता हूं कि एक बहुमत की सरकार जो बहुमत के आधार पर बनी है और बहुमत के आधार पर जिस सरकार ने शपथ ग्रहण की है, इस सरकार के खिलाफ भी यदि कोई साजिश वाली बात हो तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और ऐसे पत्र यदि खुलेआम घूम रहे हों तो ये सरकार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस तथ्यों की और इस पत्र की हकीकत के लिए एक एसआईटी का गठन हो। मैं महामहिम श्री राज्यपाल से समय मांग रहा हूं, लेकिन मुझे समय नहीं मिल रहा है, और चूंकि समय नहीं मिल रहा है तो इन सब बातों को लेकर हम कहां जाएं। इसलिए मीडिया के सामने आकर मैं सबसे ये गुजारिश करता हूं कि अपने अपने माध्यम से हमारी इस बात को उठाने में हमारी मदद करें कि इस प्रदेश में सरकार पर अभी की और आने वाले समय में भी सरकारों पर लोगों का विश्वास बना रहे। इसके लिए आवश्यक है कि ऐसी बातों की खुलेआम सार्वजनिक जांच होनी चाहिए। एसआईटी का गठन हो। एसआईटी उन सार्वजनिक तथ्यों को सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करे कि क्या ये पत्र गलत है या इसमें लिखे हुए तथ्य गलत हैं। इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये आरोप बहुत ही गंभीर प्रकृति के हैं और ऐसा लगता है कि इस प्रदेश की सरकार को निश्चित रूप में अगर ऐसा गठजोड़ है तो इस प्रदेश की सरकार को माफिया चला रहा है। एक विधायक का जीवन खतरे में है और वो भी सत्ता पक्ष के विधायक का जीवन खतरे में है, तो आम लोगों की जिंदगी कितने खतरे में होगी ये समझा जा सकता है। हमारे जैसे लोग जिनको कोई संरक्षण नहीं होता, सिर्फ हमारे साथियों का और भगवान का ही संरक्षण है। निश्चित रूप में हम लोग तो खैर, मुझे तो चिंता नहीं होती, इसलिए नहीं होती कि मुझे पता है कि जिस दिन आई होगी उस दिन किसी ने नहीं बचा सकना है, और जब तक आई नहीं है तब तक किसी ने नहीं मार सकना है। लेकिन फिर भी ऐसी बातों को सुनकर, ऐसी बातों को पढ़कर मन भयभीत होता है कि इस प्रदेश में क्या कभी किसी ने सपना देखा होगा कि इस प्रदेश में सत्ताधारी दल के कारनामों से ये स्थितियां बन जाएंगी। फिर भी मैं विश्वास करता हूं कि इसकी जांच होकर दूध का दूध और पानी का पानी हो। मैं इसकी प्रतियां आप सभी लोगों को वितरित करना चाहूँगा और हमारे साथियों से मैं निवेदन करूँगा कि इसकी प्रति हमारे मीडिया कर्मी साथियों को वितरित करें। मैं आप सबके माध्यम से ये चाहूँगा कि हमारी इस मांग को कि इस पर एक एसआईटी की जांच हो, और एसआईटी की जांच का भी इसको हेड कोई न्यायिक अभिरक्षा में हो, या तो हाई कोर्ट के वर्तमान जज करें या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ही करें, लेकिन इन तथ्यों की जांच हो। ये गंभीर प्रकृति के आरोप हैं, जिन आरोपों पर मौन नहीं रहा जा सकता। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो उनका स्वागत है। देखिए, आपने कहा कि एसआईटी की मांग आप कर रहे हैं और आपने खुद ही कहा कि बड़े अधिकारी जो है मुख्यमंत्री के प्रभाव में आके कर रहे हैं।
एसआईटी की जांच करेंगे ऊपर बड़े अधिकारी। मैंने कहा कि न्यायिक अभिरक्षा में, ये कहा मैंने इसको न्यायिक अभिरक्षा में कहा कि जुडिशियल जांच हो जिसमें हाई कोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज इसकी अध्यक्षता करें, उनकी देखरेख में जांच हो, ये मैंने कहा। अधिकारी का तो हमें पता है, ये राजपुर जो बार वाला केस है उसमें क्या हुआ, नाम भी उन्हीं के और पुलिस के मुखिया ने जवाब भी उन्हीं से मांग दिया कि बताओ, तो वो क्या जांच करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये न्यायिक अभिरक्षा में ये जांच हो। हाँ जी, मिल जाएगी चिट्ठी हाँ, ये जो बोल रहे हैं ना उनको दे दो। हाँ हाँ जी, हाँ मैं देखिए ये कितना हास्यास्पद है कि मुख्यमंत्री जी, चलो ठीक है, वो तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विधायक रवि बहादुर जी को कि भाई रवि बहादुर जी ने तत्काल वहां पर मुख्यमंत्री जी को रोका और उन्होंने कहा कि हमारे अध्यक्ष जी आपसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं। वो खैर वो कोई बात नहीं, पर मैंने तो भाई मुख्यमंत्री जी को कहा है कि ज्ञान की अगर परीक्षा करनी है तो किसी दिन आ जाओ, कोई जगह पर आ जाओ, मुझे ही बुला दो, मैं ही आ जाऊंगा, वो परीक्षा दोनों की हो जाएगी। पर कोई बात नहीं, मैंने पहले ये कहा कि इस दुनिया में कोई परम ज्ञानी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ ज्ञान रखता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी काम चलाऊ ज्ञान के लिए अगर मुख्यमंत्री जी मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं उसके लिए तैयार हूं। एक नंबर 2, मुख्यमंत्री जी का बयान अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गणेश गोदियाल जी को ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारी नहीं है कि ये जो परिसीमन और ये जो महिला आरक्षण की बात है, इसको करने के लिए हम नहीं, भारत सरकार अधिकार रखती है। तो हम तो पहले से ही इस बात को कह रहे हैं, हम पहले से ही कह रहे हैं कि ये अधिकार भारत सरकार के पास है, चुनाव आयोग के पास है, भारत सरकार के पास ये अधिकार है कि वो महिला आरक्षण के लिए नियम लाए, जो कि आया हुआ है, जो हो रखा है, और उसके बाद परिसीमन के लिए भारत सरकार मंजूर करे, चुनाव आयोग परिसीमन करे। तो जब ये भारत सरकार नहीं करना है तो मुख्यमंत्री जी ने एक दिन का सदन बुलाया क्यों? मुख्यमंत्री जी जब खुद कह रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है तो एक दिन का सदन बुलाया क्यों? और बुलाया इस प्रदेश के टैक्स के पैसे से, इस प्रदेश के लोगों के टैक्स के पैसे से चलने वाली विधानसभा का खर्च लोगों ने वहन करना है। तो मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें कि इस सदन को बुलाने के पीछे, एक दिन का सत्र बुलाने के पीछे उनकी मंशा क्या थी? मंशा सिर्फ ये थी कि विपक्षी दल को कोसना, बस ये मंशा थी। और हमने पहले कहा कि इस सदन का इस रूप में, अभी भी कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपको नहीं है होगी जानकारी शायद, फिर ये सदन ये प्रस्ताव पास कर सकता था कि ये सदन संकल्प व्यक्त करता है कि उत्तराखंड में आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव वर्तमान सदस्य संख्या 70 के साथ साथ 33% महिला आरक्षण लागू करने के साथ हो, ये सदन संकल्प पारित करता है। हमने ये कहा, तो क्या मुख्यमंत्री जी बताएं कि क्या ये संभव नहीं था? मेरी जानकारी में, मेरे ज्ञान के हिसाब से तो ये संभव था। और अगर ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है इस सदन में, तो पहली बात कि मैं फिर भी कह रहा हूं कि ये संभव था इस सदन में, मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं किया? और दूसरी बात, अगर उनको जानकारी नहीं है तो वो खुद कहें कि मुझे जानकारी नहीं थी। और तीसरी बात, अगर उनको जानकारी थी कि भाई लागू यहां से नहीं हो सकता, 33% महिला आरक्षण लागू हमारा विधानसभा नहीं कर सकता, इसके लिए हमें भारत सरकार के नियमों को, जो भारत सरकार में कानून नियम है, उसको भारत सरकार से लागू करवाना पड़ेगा, जो कि 2023 में बिल पास हुआ था, उसको लागू करवाना पड़ेगा। तो ये जब उन्हें पता था तो एक दिन का सदन बुलाया क्यों? कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जी जो दूसरों के लिए जाल बनाते हैं, अगर भावना सही नहीं रही तो उस जाल में खुद फंसते हैं। और आज मुख्यमंत्री जी दूसरों के लिए बनाए गए इस जाल में खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वीआईपी कल्चर को लेकर के केदारनाथ में हंगामा हुआ, विरोध हुआ, उसको कैसे देखिए, वीआईपी कल्चर की बात जहां तक है, मैं ये मानता हूं कि जो भगवान के दरबार में जाते हैं वहां सब बराबर हैं, कोई वीआईपी नहीं है।
लेकिन केदारनाथ में कुछ व्यावहारिक दिक्कतें जरूर हैं। केदारनाथ में व्यावहारिक दिक्कतें ये हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हेलीकॉप्टर से वहाँ जाते हैं और हेलीकॉप्टर से जाने वाले यात्रियों के लिए कुछ ऐसी सुविधा है कि वो वापस भी आ सके, नहीं तो फिर सब अव्यवस्था फैल जाएगी, लोगों के आगे के टिकट रहते हैं। तो यात्रियों की व्यावहारिकता को देखते हुए, उनकी सुविधा को देखते हुए कुछ लोगों को दूसरे गेट से भी दर्शन किए जाते हैं, लेकिन उसका एक फिक्स पैमाना है कि भाई अगर 100 जनरल छूटेंगे तो 4 हेलीकॉप्टर वाले भी जाएंगे। ये पहले व्यवस्था थी। अब इस दौरान क्या व्यवस्था है मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैं वहां देखता तब ये व्यवस्था थी। दोनों व्यावहारिक तरीकों से जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि हेलीकॉप्टर वालों को लाइन लगा दो 2 दिन तक, फिर वो वापस ही नहीं जा पाए तो हेलीकॉप्टर फिर खाली जाएगा और दूसरे दिन उनको हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा, बहुत अव्यावहारिक हो जाएगा। लेकिन ये जरूर था उस समय कि अगर 100 पैदल वाले यात्री दर्शन कर रहे हैं तो 4 हेलीकॉप्टर वाले दर्शन करेंगे, ये रेशियो था। अब इन्होंने उस रेशियो को रखा कि नहीं रखा, कैसे वहां पर अव्यवस्था फैल रही है, ये वर्तमान जो वहां के लोग हैं, जो जवाबदेह लोग हैं, उनको इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन सर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष जब उनसे ये सवाल किया गया कि वीआईपी दर्शन को लेकर जो है आपके अध्यक्ष हैं उनका विरोध, उनका साफ तौर पर कहना था कि कुछ लोग जो है चारधाम यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से? अब उनसे आपको पूछना चाहिए था कि भाई आपके अध्यक्ष का कोई विरोध कर रहा है तो चारधाम यात्रा प्रभावित कैसे हुई इससे? मतलब बीजेपी वालों के खिलाफ कोई बोले तो वो चारधाम यात्रा का विरोध हो गया, देश का विरोध हो गया, राज्य का विरोध हो गया। ये महेंद्र भट्ट जी को बता दीजिए आप कि ये आपके नेताओं का विरोध हो रहा है, चारधाम यात्रा का विरोध नहीं हो रहा है, ये बता दीजिएगा आप। धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा निरस्त हो गया, ये आप ही से सुन रहा हूं मैं, और इस पे महेंद्र भट्ट जी जवाब देंगे कि भाई क्यों आ रहे थे, क्यों नहीं आ रहे हैं।